कचरे वाली का अमीर बॉयफ्रेंड। ये कहानी है गरीब कचरे वाली कलिका की, जिसका जीवन फुटपाथ पर पड़े कूड़े कचरे के इर्द गिर्द ही नाचता था, जहाँ सारे शहर भर का कचरा फेंका जाता है। उसी कूड़े खत्तों के पीछे वह अपनी फूस की झोपड़ी गाड़ कर अपनी बीमार माँ के साथ कूड़े पर भिनकती मक्खी कीटों के बीच जीवन गुजर बसर कर रही थी। रोज की तरह शाम का सूरज ढलते ही वह गरीब कचरे वाली कंधे पर कचरे की बोरी लटकाए घर लौट आती है। अरे कालिका, आ गई तू बेटी। आज आने में बड़ी देर लगा दी। अरे माँ, मुझ कचरे वाली के लिए ये तो हर दूसरे दिन की बात है। देर सवेर ही सही, कम से कम प्लास्टिक पॉलिथीन तो बीन बटोर कर लौटती हूँ, वरना तो कभी कभार दिन भर खाली बोरी लेकर गली गली भटकने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता। ऐसे में दाल रोटी पर भी आफत पड़ जाती है। बेटिया, तू तो अपनी दुखियारिन माँ की बुरी हालत से वाकिफ है। जीवन भर कूड़े की बोरी ढोते ढोते कंधे झुक गए और आज मैं कुबड़ के रोग से जूझ रही हूँ। मैं नहीं चाहती जिस हालत में मैं जूझ रही हूँ वो आफत तेरे दर पड़े। तू ये कचरा बीनना बटोरना छोड़कर कोई और क्यों नहीं काम खोजती? माँ, आपको क्या लगता है मैंने ये कोशिश नहीं की? हर घर में हाथ पांव मार कर देख लिया, मगर अब हर गलियारे चौबारे में मैं कचरे वाली की पहचान से बंध गई हूँ। इसलिए अपने घर में काम देना तो दूर, कोई मुझे अपने चौखट पर चढ़ने भी नहीं देता। अब तो मैंने इस जिंदगी को अपना मुकद्दर मान लिया है कि इसी कूड़े खत्तों के गढ़ में ही जीवन बिताना है। कलिका के शब्दों में सच की सार्थकता छिपी थी, जिस कारण उसके मन में दबा दुख आंखों से फूट पड़ता है। समय बीतता जाता है। भोर की फूटती किरण के साथ कलिका अपने कचरे की बोरी कंधे पर उठाए रिहायशी इलाके का रुख कर लेती है। तभी उसकी नजर एक चौखट पर बिखरे लोहे प्लास्टिक देखकर चमक उठती है। अरे वाह, उस चौखट पर कितना सारा लोहा प्लास्टिक है। इससे पहले कि उस पर किसी और की नजर पड़े, मैं उसे बोरी में भर लूंगी। उसे बेचकर आज दाल रोटी छोड़कर भाजी रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। कचरे वाली झट से अपने कंधे से बोरी उतारकर उस भंगार की बोरी में भरने लगती है। तभी घर की मालकिन रईस राज रानी उस पर चिल्ला पड़ती है। राम राम राम, अरे ओ कचरे वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने कूड़े में सने कदम मेरे साथ मेरे घर की चौखट पर चढ़ने की? जानती है करोड़ों रुपए की कीमत खर्च कर खरीदा है ये मेंशन, और तूने अपने गंदे गलीज कदम के निशान बना दिए। यहाँ चल भाग यहाँ से। माफ कर दीजिए मेम साहब, मैं अभी आपकी सीढ़ियां साफ कर देती हूँ। शोरगुल सुनकर आलेख फौरन बाहर आता है। आलेख बहुत ही सुलझा हुआ शख्स था। उसके दिल में हर गरीब के लिए बड़ी दया भावना थी। अरे क्या हुआ माँ, क्यों बिगड़ रही हो? क्यों बिगड़ रही हो उस बेचारी पर? देखो आपकी डांट फटकार सुनकर कैसे सहमी खड़ी है। अरे बेटा, तू नहीं जानता, ये कूड़े कचरे वाले ना अपने में मदमस्त होते हैं। कूड़ा कचरा देखते ही कूद पड़ते हैं। राजरानी की रूखी बोली को सुनकर कलिका की आंखों में ठहरे आंसू चेहरे पर बह जाते हैं। वह बिलखते हुए बोलती है, मेम साहब, अगर हम कूड़े कचरे वाले ना हो तो आपकी सोसाइटी की साफ सड़कों को कबाड़ बनने में देर नहीं लगेगी, समझी? गरीब कचरे वाली का करारा जवाब सुनकर राजरानी के मुंह पर चुप्पी की चपत जड़ जाती है। वहीं उसकी बातें आलेख के मन में घर कर जाती हैं। आलेख सारी रात उसके शब्दों की सार्थकता में डूबा रहता है। अगले दिन कलिका सभी के घर का कचरा लेने के बाद आखिर में राजरानी के चौखट पर खड़ी बुलाहट लगाती है। मेम साहब, कचरा दे दो। अरे साहब, आप? हाँ, वो दरअसल माँ मंदिर गई हैं। ठीक है साहब, कूड़ा है तो ले आइए। जरा ठहरो, मैं लेकर आता हूँ। आलेख झट से कूड़े से भरा डस्टबिन कचरे की बोरी में खाली करके कचरे वाली के हाथों में एक पर्ची पकड़ा देता है। ये क्या है साहब? खुद ही पढ़ लो। माफ करना साहब, पर जिसे अक्षरों की ही पहचान ना हो वो शब्द कैसे पढ़े? ओ माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। वैसे मैं माँ की कल की बेरुखी के लिए माफी मांगता हूँ। वो माँ बस जुबान की तरह कड़वी हैं। अरे साहब, ये कोई अनोखी बात थोड़ी है। मुझ गरीब कचरे वाली को तो हर दिन इस जिल्लत से होकर गुजरना पड़ता है। इसका मतलब तुमने माफ किया? तो क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी? ये बॉयफ्रेंड किसे कहते हैं साहब जी? बॉयफ्रेंड मतलब हाँ, लड़का दोस्त। आलेख की बात सुनकर उस गरीब कचरे वाली के कदम लड़खड़ा जाते हैं और उसका चेहरा कश्मकश से भर जाता है। साहब जी,
पूरा जमाना मुझ कचरे वाली से कटा कटा रहता है। कोई मुझे देखकर नाक सिकोड़ता है तो कोई रास्ता बदल लेता है, और आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि दिन भर कूड़े कीच में सने रहने के बाद भी तुम अपना मन मैला नहीं करती। तुम्हारी ये खूबी मुझे भा गई है। आलेख के मुंह से अपनी वाहवाही सुनकर वह गरीब कचरे वाली जैसे ही उठती है, हर गुजरते दिन के साथ कचरे वाली की ओर आलेख का आकर्षण प्यार का मोड़ लेने लगता है। वह हर दिन ढलते सूरज के उत्कर्ष में खड़े ढेरों बातें करते। कलिका को भी आलेख का साथ भाने लगा था। अच्छा साहब जी, मेरी झुग्गी आ गई, मैं चलूं? हाँ, मगर अब तुम मुझे साहब जी नहीं बल्कि आलेख कहकर बुलाना। आलेख को खुद पर हक देता देखकर गरीब कचरे वाली का मलिन मुंह शर्म से लाल गुलाबी हो जाता है, और उस रात आलेख अपने हाथों में लिए अंगूठी को देखकर कहता है, कलिका, मैं कल वैलेंटाइंस डे का दिन तुम्हारे लिए इतना खास बना दूंगा कि तुम अपनी जिंदगी के सारे गम भुला दोगी। अगले दिन आलेख सूट बूट पहनकर शीशे के सामने खड़ा अपने बाल संवारते हुए हल्की स्माइल के साथ अंगूठी का बॉक्स जेब में रखकर अपनी कार में सवार होकर रास्ते से गुलाब का गुलदस्ता खरीदकर कूड़े कीच के बीच खड़े कलिका की झुग्गी में आता है, जहां कलिका कूड़े के ढेर से पॉलिथीन प्लास्टिक बीनने में आंखें गड़ाई थी। तभी आलेख के जूते कचरे के ढेर पर जम जाते हैं। आलेख, तुम यहाँ क्यों चले आए? देखो ये कचरे की गंध है, चलो यहाँ से। नहीं कलिका, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम तो सालों से इस बदबू के बीच रह रही हो, तो मैं क्यों नहीं? इसके साथ आलेख अपने घुटनों पर बैठकर फूलों का गुलदस्ता कलिका की ओर बढ़ाकर कहता है, कलिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर कलिका के हाथों से कचरे की बोरी छूट पड़ती है और वह आलेख को गले लगकर कहती है, हाँ आलेख, मैं इस कीच के थाक से बाहर निकलना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ। उसी शाम आलेख अपनी माँ के सामने ये बात रखता है। अरे दिमाग तो नहीं फिर गया है तेरा आलेख? कहाँ तू रही इस राजरानी का बेटा? कहाँ वह भंगार कबाड़ चुनने वाली कचरे वाली? उसे शादी होना मन की मिठाई खाजा समझा? अपनी माँ की मनाही सुनकर आलेख खामोश खड़ा रह जाता है। अगले दिन कलिका कचरे की बोरी लिए वहां आती है। तभी सोसाइटी का एक बूढ़ा शशिकांत ठेस लगने के कारण जमीन पर गिर जाता है। साहब जी, आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं आई? कलिका उसे एक कुर्सी पर बैठा देती है, मगर शशिकांत उसे दूर धकेल कर कुड़कुड़ करता है। अरे दूर हट, दो कौड़ी की कचरे वाली कहीं की, बड़ी आई मदद की मसीहा बनने वाली, कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले हाथों से छू दिया घर, जाकर फिर नहाना पड़ेगा। चल दफा हो यहाँ से। जाती हूँ, माफ कर देना साहब जी, इस गरीब कचरे वाली से गलती हो गई। दरवाजे पर खड़ी राजरानी ये माहौल देख रही होती है। तभी आलेख उसकी खूबी का बखान करता है। देखा माँ, आज फिर इस गरीब को मदद की बजाय, शाबाशी की बजाय जिल्लत मिली। उसका काम कचरा उठाने का है, इसलिए हम जैसे अमीर लोगों ने छोटा काम करने का एहसास जताकर उनके साथ अपनी रईसी का रुआब झाड़ते हैं। ये हमारे समाज की कैसी दोहरी दोगली रिवायत है, जहां समाज को साफ सुथरा रखने वालों का एहसान मानने की बजाय उनके साथ ऐसा भद्दा सलूक होता है, जो शुरू तो हर घर से होता है मगर समाज में महामारी के जैसे फैल जाता है। अपने बेटे के कटाक्ष बातों से राजरानी के दिलो दिमाग पर चढ़ा गुरूर मिट जाता है, जिसके बाद कचरे वाली को बहू बनाने का ऐतराज इकरार में बदल जाता है। बेटा तू ठीक कह रहा है, अपनी माँ को माफ कर दे, मैंने उस बेचारी को समझने बुझने में भूल कर दी, अब वही इस घर की बहू बनेगी। राजरानी की रजामंदी जानकर आलेख खुशी से झूम उठता है, जिसके बाद आलेख और कलिका की शादी हो जाती है। उस गरीब कचरे वाली ने कहाँ सोचा था कि कीच के थाक से उठकर सीधे उसे महलों की रानी का जीवन मिलेगा। सुलेखा रसोई घर का काम निपटाकर थकी हारी अपने कमरे का रुख कर रही थी। तभी अचानक सोफे पर बैठी सास गोमती बोल पड़ी, अरे ओ महारानी, कहाँ चल दी ठुमक ठुमक कर? बस कमरे में जा रही हूँ माँ जी, सारा काम खत्म कर दिया है, बर्तन भी मांज दिए और रसोई भी साफ कर दी है। बस तेरी यही बुरी लत मेरी आंखों में खटकती है। बहू रानी जब देखो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में मदमस्त रहती हैं। रूबी बहू का सर पटा जा रहा है, उसके लिए कड़क कॉफी बनाकर कमरे में दे आ। बेचारी बहू भोर की पहली किरण के साथ सारा दिन ससुराल वालों की जी हुजूरी से थक कर चूर होने के बावजूद कॉफी बनाने के लिए किचन की ओर कदम बढ़ा लेती है। कुछ देर बाद कॉफी लेकर कमरे में आती है, जहां उसका पति राजेश उसकी सौतन रूबी की बाहों में लिपटा हुआ था। तभी रूबी उस पर बिगड़ पड़ती है।
ओहो, ये क्या बेहूदगी है। तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं है कि शादीशुदा कपल के कमरे में नॉक करके जाते हैं। कॉफी रखो और दफा हो। सुलेखा लड़खड़ाते हाथों से कप की ट्रे टेबल पर रखकर भागती हुई अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोते हुए कहती है, भगवान ऐसा बुरा दिन किसी सुहागन के जीवन में ना आए, जब ना चाहते हुए भी उसे एक ही छत के नीचे अपनी सौतन के साथ रहकर अपना सुहाग बांटना पड़े। ऐसा कहते हुए सुलेखा का टूटा मन बीती स्मृतियों में खो जाता है। सुलेखा और राजीव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जहां से दोनों के प्यार की शुरुआत हुई। राजीव, तुम माँ जी से मेरे बारे में कब बात करोगे? तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया है। हाँ सुलेखा, मैं आज ही माँ से हमारी शादी के बारे में बात कर लूंगा। घर आकर राजीव अपनी माँ गोमती के सामने अपनी बात रखता है। तभी गोमती गुस्से से गरजते हुए कहती है, भूसा भर गया है तेरे भेजे में, इसलिए जो जी में आ रहा है बड़बड़ किए जा रहा है। भावनाओं में मत बह मेरे लाल, मैं तेरे लिए उससे बढ़कर बवाल बहू खोज कर लाऊंगी जो भर भर कर दहेज लाए। माँ, आप हमेशा पैसा पैसा क्यों करती रहती हैं? मैं सुलेखा से ही शादी करूंगा बस। राजीव को जिद पर अड़ा देखकर गोमती हार मानकर सुलेखा से उसकी शादी करवा देती है, मगर मन ही मन बहू के लिए साजिश बुनने लगती है। भले ही तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मगर अब तू देखती जा बहुरानी, तेरे मुकद्दर में इतने कांटे बोऊंगी कि उकता कर अपनी गठरी उठाकर मायके दौड़ लगा लेगी। अगली सुबह। क्या हुआ मेरे लाल? लगता है लाडो रानी अब तक उठी नहीं है, इसलिए खाने की मेज सोनी पड़ी है। माँ जी, खाना तो कब का बन गया, बस आपका इंतजार कर रहे थे। आज मेरी पहली रसोई थी ना, देर सवेर से कैसे उठ सकती थी। चलिए चक्कर बताइए कैसा बना है खाना। शातिर सास खाने का एक निवाला खाते ही अपनी नाटकबाजी का धमाका फोड़ती है। ई यारी, ओ कमबख्त, पूरी मिर्च की बर्नीस पनीर भाजी में ही पलट दिया है क्या? जुबान जला दी। ऐसा खाना खिलाकर सास की सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। मुझे नहीं खाना ये सब। सास के ढोंग से पति का मिजाज भी बहू पर बिगड़ जाता है। समय बीतता है, सास बहू को घर से भगाने की कोई कसर नहीं छोड़ती, मगर बहू सूझबूझ से बात को संभाल लेती। समय ढलता गया, देखते ही देखते 2 साल बीत गए, मगर सास अपनी साजिश में सफल न हो सकी। सारे जतन करके देख लिए, मगर ये ढीठ मेरे घर से टस से मस नहीं हो रही। सोच गोमती, कुछ सोच। रात भर की सोच के बाद अगली सुबह गोमती कहती है, अरे ओ महारानी, जल्दी से हुलिया ठीक करके आ जा, आज डॉक्टर साहब के पास जाना है। जी ठीक है माँ जी। कुछ ही देर में सास बहू अस्पताल आती हैं, जहाँ सुलेखा की जांच पड़ताल होती है। टेस्ट की रिपोर्ट थोड़ी देर में मिल जाएगी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। कुछ ही देर बाद टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों हैं? क्या लिखा है रिपोर्ट में? देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से आपकी बहू कभी मां नहीं बन सकती। बहू के बांझ होने की बात पर सास बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती है, जिससे राजेश भी रंजिश से भर जाता है। अरे मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं इस बांझ से दिल लगी कर बैठा और अपने हाथों अपने गले में फंदा डाल लिया। अरे अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होने वाला मेरे लाल। अरे अभी कौन सी तेरी जवानी ढल गई है? अपनी माँ की बात मानकर दूसरा घर बसा ले। मेरी नजर में एक भली लड़की है, रूबी नाम है उसका। राजीव अपनी माँ की चिकनी चुपड़ी बातों की गुत्थी में उलझकर हामी भर देता है। मुझे मंजूर है माँ। शाबाश मेरे लाल। अब देख तेरी माँ कैसे चिटमंगनी पट ब्याह का पैतरा आजमा कर अपनी बहू रानी के सीने पर मूंग दलने के लिए सौतन लाती है। और इस तरह सुलेखा के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद राजेश दूसरी शादी करके रूबी से शादी रचा लेता है। अरे ओ मेरी सौतन साहिबा, कहाँ मर गई? चल यहाँ। कहो रूबी, तुमने बुलाया? तुम्हारी खबर तो मेरी सहेली लेगी। सासू माँ, पूछिए मेरी सौतन से, जब भी मैं और राजीव एक साथ होते हैं तो ये मेरे कमरे में ताका झाकी क्यों करती है? क्योरी सुलेखा की बच्ची, ज्यादा शौक चढ़ रहा है तुझे मेरी सहेली के कमरे की पहरेदारी करने में? माँ जी, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी वहाँ गई थी। आपने ही मुझे रूबी को कॉफी देने को कहा था, फिर मुकर क्यों रही हैं? बहू को अपनी सफाई में बोलता देख गोमती बौखला कर उसे एक चांटा मारकर सास का रौब झाड़ती है। जरा ऐसी ढील क्या छोड़ दी? मेरी बांझ बहुरानी की जुबान कैंची की तरह चल पड़ी है। आइंदा मेरी सहेली के मुंह से तेरी शिकायत सुनने को ना मिले। जा जाकर रात के खाने की तैयारी कर।
सुलेखा के लिए ये जुल्म सहना रोज की बात थी, जब उसकी सौतन और सास अपनी सहेली की अटखेलियों की बिचारी बहू पर कहर ढाती, मगर सास रूबी के चेहरे पर चढ़े नकाब को कहाँ देख पाती थी। आहा, शुक्रिया सासू माँ, आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरी सबसे पक्की सहेली हैं। मगर बहू, अब बारी तेरी है मेरी बहू की सौतन बनकर दिखाने का। अब जल्दी से अपनी सास सहेली के ख्वाब को पूरा कर दे। सास की आस को दोहराता देखकर सौतन का मुंह फीका पड़ जाता है और वह तलवे रगड़ते हुए मन में बोलती है, ये बुढ़िया एक ही बात पर अड़ गई है, मुझे राजीव से बात करनी ही होगी। उस रात जब राजीव घर आता है तब रूबी कहती है, राजीव, अब मैं तुम्हारी बोरिंग माँ और बॉडम बीवी के साथ और नहीं रह सकती। जब देखो बुढ़िया बच्चे की राग लगाए रहती है। रूबी की ऐसी बातें सुनकर दरवाजे पर खड़ी सास के होश उड़ जाते हैं और वह बोलती है, जिस बहू पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसे सहेली समझा, उसके दिल में मेरे लिए इतनी खटास है। ये सोचकर सास की आंखों में आंसू ठहर जाते हैं। तभी सास को इस हालत में देखकर सुलेखा कहती है, क्या हुआ सासू माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? गोमती फफनते हुए अपनी बहू को सब कुछ बताती है। सुलेखा बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने ताव में आकर इस घर में तेरी सौतन ले आई, जो हम सास बहू को बेघर करने की साजिश बुन रही है। सासू माँ, संभालिए खुद को, हमें होशियारी से काम लेना होगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन रूबी हॉल में आती है तो उसका सूटकेस दरवाजे पर रखा होता है। ये तो मेरा सूटकेस है, इसे यहाँ किसने रखा? मैंने मेरी सौतन साहिबा, क्योंकि तुम इस घर से जा रही हो। क्या बकवास कर रही हो? शायद तुम भूल गई हो कि सासू माँ खुद गाजे बाजे के साथ मुझे बहू बनाकर लाई हैं, क्योंकि तुम बांझ थी। मगर अब उस बांझपन के बादल छट गए। आप क्या कहना चाहती हैं माँ? राजीव, सुलेखा बहू में कोई खोट नहीं। कल डॉक्टर साहब का फोन आया था, उन्होंने बताया कि बहू की फाइल फेर बदल होने के कारण गलतफहमी हुई, जिसका फायदा उठाकर रूबी तुझे हमसे छीनना चाहती थी, मगर भगवान ने ऐसा अंधेर होने से बचा लिया और इसका सहेलीपन का ढोंग मेरी आंखों के सामने आ गया। जाओ रूबी। हाँ, जा रही हूँ। वैसे भी तुम जैसे 3rd क्लास लोग मेरे लायक नहीं हो। आखिर में रूबी अपनी झूठी शान की ऐठ दिखाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं सुलेखा के जीवन से सौतन का साया टल जाता है और उसे उसका खोया हुआ मान वापस मिल जाता है। कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाकर ही छोड़ती है। ये सुलेखा के खराई का कारण ही था, जिससे उसने